गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वाणिज्यवाद के पतन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आप ये जानते हैं कि लगभग 3 शताब्दियों तक, लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दियों तक, कुछ कहते हैं कि 16वीं से 18वीं जो सेंचुरीज थी, इसके दौरान वाणिज्यवाद हुआ था। लेकिन रफली अगर हम देखें तो 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हुआ था। और इसका जो आरंभ था वो वास्तव में इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के पश्चात फिर ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, प्रशिया, यानी आज जिसे जर्मनी के नाम से जानते हैं, रूस, इन देशों में वाणिज्यवाद का विकास हुआ। और देखिए, ये जो देश थे, इन्होंने अधिक से अधिक संख्या में, मात्रा में सोना चांदी का संग्रह करना आरंभ कर दिया। लेकिन लगभग 3 शताब्दियों के बाद 18वीं शताब्दी में वाणिज्यवाद का पतन होना आरंभ हो गया, क्योंकि जल्दी ही इसकी जो कमियां थीं, जो इसकी त्रुटियां थीं, वो उभर कर सामने आने लगी। कुछ विचारक जैसे जॉन लॉक और एडम स्मिथ, इन्होंने वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की और इन्होंने मुक्त व्यापार का समर्थन किया। मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड। वाणिज्यवाद में तो रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। इन्होंने फ्री ट्रेड पर जो है स्ट्रेस किया या एम्फसाइज किया। और आप देखिए कि शायद आप में से कुछ जानते होंगे कि औद्योगिक क्रांति जो है ये 18वीं शताब्दी में आई थी, इंग्लैंड में ही आई थी। ये भी वाणिज्यवाद की शुरुआत भी इंग्लैंड में हुई और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड में ही हुई। तो ये जो है, अब जब औद्योगिक क्रांति आई तो वाणिज्यवादी विचारधारा जो है ये निश्चित रूप से उद्योगों के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन गई थी। तो अब धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस विचारधारा को, वाणिज्यवाद की नीति को छोड़ना शुरू कर दिया, इसका परित्याग करना शुरू कर दिया। तो अब क्या कारण बने? What were the causes of the decline of mercantilism in Europe? तो सबसे पहला कारण जो है, जो बहुत अहम है, वो है संकीर्ण वाणिज्यवादी विचारधारा। ठीक है, नैरो मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी। मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहती है? ये स्वार्थी राष्ट्रीयता की भावना पर आधारित थी। ठीक है, इसमें केवल अपने राष्ट्र के हितों के बारे में या अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के बारे में सोचा जाता था। व्यापार अनुकूल व्यापार संतुलन की बात की जाती थी, जिसका उद्देश्य अपने देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, आर्थिक लाभ पहुंचाना। और जब अपने देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे राष्ट्र को हानि होगी। इसमें यह विचारधारा भी थी कि दूसरे राष्ट्र को हानि पहुंचाना। उनका मानना था कि देश जितना आर्थिक और सैनिक रूप से शक्तिशाली होगा, उतना ही प्रतिस्पर्धा में वो दूसरे राष्ट्रों को पछाड़ सकता है। तो इट वाज, यू कैन से इन अ सेंस, ए नेगेटिव आइडियोलॉजी, कि अपना भला करना है चाहे दूसरे का नुकसान हो, अपने देश का भला करना है चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे देश का नुकसान हो जाए। तो ये कारण था कि जो यूरोपीय देशों ने वस्तुओं के निर्यात पर बल दिया और वस्तु के आयात पर तो बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया या उन पर हैवी ड्यूटी लगा दी। कोई चीज़ बाहर से आती है, कोई चीज़ बाहर से आएगी तो उसको महंगा कर दो ताकि अपने देश की चीज़ बिके और दूसरे देश की चीज़ ना बिके। कोई चीज़ बाहर से मान लो बनकर आ रही है, उसका अगर इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसको इतना महंगा कर दो कि वो अपने देश की वस्तु के आगे न टिक पाए। तो या तो प्रतिबंधित कर दिया व्यापार विदेशों के साथ, यानी आयात, व्यापार नहीं, निर्यात तो करते रहे, आयात प्रतिबंधित कर दिया, या फिर उस पर बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिया, भारी सीमा शुल्क लगा दिया। तो देखिए, इसके फलस्वरूप यूरोपीय देशों में आपस में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस आदि जो देश थे, वो विदेशी व्यापार पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसके लिए इसको जो है
इस तरह का राष्ट्रवाद जो है काफ़ी हानिकारक समझा जाने लगा था। तो पहला कारण था संकीर्ण वाणिज्यवादी विचारधारा। दूसरा जो कारण था इसके पतन का, इसमें आप जानते हो कि इसकी एक विशेषता थी कि सोने और चांदी को ज़्यादा तवज्जो दी गई, ज़्यादा महत्व दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप का हर एक देश अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करने लगा। यहाँ तक कि सम्राट भी अपने कर्तव्य को भुलाकर सोने चांदी के संग्रह में लीन हो गए। और इसमें क्या किया, उन्होंने उपनिवेश की जो जनता थी उसका शोषण करना आरंभ कर दिया। वो ये नहीं जानते थे कि देश की जो राष्ट्रीय धन की जो वास्तविक कसौटी थी, ठीक है, जो पैमाना था, वो बहुत अधिक संख्या में एकत्रित सोना चांदी नहीं था, बल्कि उस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, उत्पादन क्षमता, कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सोना चांदी। सोना चांदी इकट्ठा करते रहो, उससे क्या मिलेगा? अगर आपके मुल्क का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, तो आप शक्तिशाली हो। और देखिए कुछ समय बाद क्या हुआ, पहले तो ट्रेड वाज डन इन बुलियन। बुलियन का मतलब सोने चांदी के माध्यम से व्यापार होता था। कोई वस्तु अगर देनी है या कोई वस्तु लेनी है तो आयात निर्यात जो है सोने चांदी के माध्यम से होगा। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि यूरोप में सोने चांदी के स्थान पर कागज़ के नोट प्रचलित कर दिए गए। तो अब तो वाणिज्यवाद का महत्व वैसे ही समाप्त हो गया, क्योंकि वाणिज्यवाद का तो आधार था सोने चांदी के संग्रह पर बल। जब करेंसी नोट शुरू हो गए तो फिर नेचुरली मर्केंटलिज्म का कोई इशू ही नहीं रहा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कृषि का पिछड़ापन। देखिए मर्केंटलिस्ट जो आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि उद्योगों और व्यापार पर जोर दो, यू शुड गिव मोर एम्फेसिस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तो और सोने चांदी पर बल दो। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो कृषि थी वो पिछड़ती चली गई। ये नहीं जानते थे लोग कि उद्योग किससे चलते हैं, कृषि से ही तो चलते हैं उद्योग। कच्चा माल तो कृषि से ही आता है। भोजन और उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है और इसके लिए कृषि का विकास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो वाणिज्यवादी थे उन्होंने कृषि के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कृषि की दशा को सुधारने की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि फ्रांस के कुछ नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवादी थे, उन्होंने कृषि की दशा को सुधारने का प्रयास किया और ये फिर विचारधारा प्रचलित हो गई कि कृषि उत्पादनों से धन की प्राप्ति की जा सकती है और अन्य देशों ने भी इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया और इससे वाणिज्यवाद का पतन हुआ। यानी अब कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, उद्योगों पर जो पहले तवज्जो दी जाती थी वो तवज्जो अब कृषि को दी जाने लगी। चौथा इसका जो कारण हम मान सकते हैं इसके पतन का, वो है उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। आप जानते हैं वाणिज्यवादी कहते थे, इसकी आइडियोलॉजी थी कि अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करो और उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को मात्र देश के अनुकूल स्थापित करो। तो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, बहुत से देशों ने अफ्रीका और एशिया के पिछड़े हुए क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन उपनिवेशों का वो शोषण करते थे। अधिक से अधिक कच्चा माल सस्ते मूल्य पर खरीद कर और यहाँ पर मंडियाँ स्थापित करके इनको महंगे दामों पर बेचा जाता था। तो देखिए उपनिवेशों का सोना चांदी यूरोप के देशों में एकत्रित होने लगा और उपनिवेशों की जो दशा थी वो बहुत दयनीय हो गई थी इसके कारण। ठीक है, तो धीरे धीरे अब उपनिवेशों को प्राप्त करने की जो एक होड़ थी वो अब ख़त्म होने लगी, क्योंकि बहुत से उपनिवेशों ने इन देशों के खिलाफ, इन वाणिज्यवादी देशों के खिलाफ संघर्ष करने आरंभ कर दिए। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा था कि जब अमेरिका भी इंग्लैंड के अधीन था, इंग्लैंड राज करता था अमेरिका पर। तो अमेरिका की जो 13 बस्तियां थी, 13 कॉलोनीज,
उन्होंने इंग्लैंड के इस शोषण का विरोध करना शुरू कर दिया और उन 13 कॉलोनीज ने 1776 में एक स्वतंत्रता संग्राम चलाया जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दे वर सक्सेसफुल। 1776 में अमेरिका इंग्लैंड के चंगुल से छूट गया था संघर्ष करके। इसी तरह से इंग्लैंड के खिलाफ भारत में संघर्ष हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन चला, आप जानते हो। बहुत से एशिया और अफ्रीकाई देशों में जो उपनिवेश बना रखे थे इंग्लैंड और बहुत से अन्य यूरोपीय देशों ने, जैसे फ्रांस ने कई अन्य देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था, जैसे फ्रांस ने मोरक्को पर अधिकार स्थापित कर रखा था, तो वहाँ पे भी स्वतंत्रता आंदोलन जो है चलने लगे। तो उपनिवेशों के आर्थिक शोषण के कारण वाणिज्यवाद का पतन हुआ कि इन उपनिवेशों ने अब इन मात्र देशों के खिलाफ संघर्ष करना आरंभ कर दिया। इसके बाद आप ये देखिए कि वाणिज्यवाद के पतन का एक और कारण था स्वतंत्र व्यापार को हानि। देखिए, जो वाणिज्यवाद था उसका एक सिद्धांत था आर्थिक नियमन। आर्थिक नियम राज्य लागू करेगा और राज्य रेगुलेट करेगा ट्रेड को, और कोई व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ राज्य कर सकता है व्यापार। उनका एक अधिकार था। स्वतंत्र व्यापार नहीं कर सकता था कोई, मतलब कोई अगर मान लो मैं चाहूँ, मान लो राज्य ने नियम बना रखे हैं व्यापार के कि इस चीज़ फलानी वस्तु का व्यापार केवल राज्य ही कर सकता है, और मैं चाहूँ वो व्यापार करना तो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन है। ऐसी उस समय जो निजी व्यापारी थे उन पर रिस्ट्रिक्शन था, वस्तुओं का व्यापार वो नहीं कर सकते थे, केवल जो है राजकीय जो अधिकारी होते थे या जिनको एकाधिकार मिला हुआ था, मोनोपोली मिली हुई थी, वही कर सकते थे, बाकियों पर प्रतिबंध लगे हुए थे। तो स्वतंत्र व्यापारियों की जो स्थिति थी वो तो दयनीय हो गई, ठीक है। यहाँ तक कि ब्रिटेन में तो भेड़ पालने वाले व्यापारियों पर भी ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी ऊन का निर्यात भेड़ पालने वाले नहीं कर सकते, वो भी राज्य करेगा, राज्य के माध्यम से होगा। तो अब वाणिज्यवाद के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, जिसके कारण इसका पतन हो गया। श्रमिकों का शोषण हुआ। देखिए, एक और जो कारण था वाणिज्यवाद का पतन का, कि श्रमिकों को तो ऐसा मान लिया गया कि ये जो वाणिज्यवादी श्रमिक है कि ये तो देश को लाभ पहुंचाना है, चाहे श्रमिक मर जाए, चाहे श्रमिक पिछड़ जाए, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाए उनकी, ये काम करेंगे, ये सस्ते मूल्य पर काम करेंगे क्योंकि ये देश के हित में है। इसे मर्केंटलिस्ट लेबर का नाम दिया गया। श्रमिकों को केवल उतनी ही मजदूरी प्रदान की जाती थी जिससे केवल वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो इनका शोषण हुआ तो इन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे पूंजीवाद का उदय हुआ। पूंजीवाद का क्या अर्थ होता है? पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधनों पर थोड़े से लोगों का स्वामित्व होता है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसमें केवल थोड़े से लोगों का अधिकार होता है, उनका स्वामित्व होता है, और इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसमें कोई सरकार की तरफ से कोई नियम नहीं होता। कोई भी चाहे व्यापार कर सकता है, कोई भी चाहे अपनी कंपनी कहीं इस्टेब्लिश कर सकता है, इसके लिए सरकार की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो डोमिनेट हो गई, और बहुत सी संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, यानी कई व्यापारियों ने मिलकर अपनी पूंजी संयुक्त कर दी, ठीक है ना, और एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली। तो पूंजीवाद के उदय के कारण वाणिज्यवाद का पतन हुआ। और फिर आखिरी कारण हम कह सकते हैं कि नए विचारों का उदय हो रहा था। 18वीं शताब्दी के अंत तक नए नए विचारों का उदय हुआ, जिसके कारण वाणिज्यवाद का पतन हुआ। वाणिज्यवाद की कटु आलोचना की फ्रांस में, ब्रिटेन में, जैसे 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है वाणिज्यवाद की त्रुटियों को उजागर किया और अनुकूल व्यापार के लिए किए गए कार्यों की आलोचना की, और धीरे धीरे यूरोप में वाणिज्यवाद का पतन हो गया। तो ये आपका वाणिज्यवाद से रिलेटेड टॉपिक था।
वाणिज्यवाद के पतन के कारण। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो वाणिज्यवाद के प्रभाव, वो हम कल पढ़ेंगे।